हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लिमिट्स के एडवांस लेवल के PYQs कर रहे थे, उसी सीक्वेंस के अंदर आज अगेन हमारे पास है 2024 का एक और प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट द फंक्शन f जिसका डोमेन कितना दे रखा है 1 to infinity एंड रेंज कितनी दे रखी है रियल नंबर, बी डिफाइंड बाय f ऑफ t। मतलब यहां पर जो फंक्शन दे रखा है x की बजाय क्या बोल रखा है, फंक्शन ऑफ t कितना बोल रखा है, -1 to the power n+1 into 2 if t equals to 2n minus 1 where n belongs to natural numbers and 2n plus 1 minus t upon 2 into f of 2n minus 1, मतलब f is the function of 2n minus 1 plus t minus 2n minus 1, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, into f of 2n plus 1 where जो t दे रखा है, मतलब t की कंडीशन दे रखी है, t इज ग्रेटर देन 2n माइनस 1 बट लेस देन 2n प्लस 1। अगेन n को क्या बता रखा है, नेचुरल नंबर। तो अब इसके आगे क्या बोल रखा है, डिफाइन gx, मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू x f ऑफ t dt एंड x बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी। लेट अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल्स टू 0 इन द इंटरवल ओपन ब्रैकेट 1 से स्टार्ट करके कहां तक लेकर गए हैं 8 तक क्लोज्ड ब्रैकेट में, एंड बीटा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, जो ले रखा है वो 1 प्लस ले रखा है फॉर gx अपॉन x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये जो हमसे प्रॉब्लम पूछा गया था लिमिट्स का, ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम पूछा गया है। इसके अंदर भी इन्होंने IIT ने बेसिकली 3-4 चैप्टर्स को मर्ज कर रखा है और उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से फंक्शन की फॉर्म में भी यूज कर रखा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ t दे रखा है, दो कंडीशन के लिए दे रखा है, t इक्वल्स टू 2n माइनस 1 के लिए एंड एक और कंडीशन कब, जब t इज ग्रेटर देन 2n माइनस 1 है एंड लेस देन 2n प्लस 1 है। तो अगर हम चाहें तो इस फंक्शन को, ये जो हमने बेसिकली फंक्शन दे रखा है, हमको दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो हमें चीजों को होता हुआ, इसका जो वर्क फ्लो है वो होता हुआ हमें दिखाई दे पाएगा। तो हमने क्या करा, इस f ऑफ t को ले लिया और हमने देखा कि ये जो हमें दे रखा है -1 टू द पावर n+1 इंटू 2, ये तो तब दे रखा है जब हमारे पास क्या बोल रखा है कि t इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 है और n तो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। लेकिन जब हम यहां की बात कर रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं, जब t इज ग्रेटर देन 2n माइनस 1 है एंड लेस देन 2n प्लस 1 है। तो अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, अगर हम इस कंडीशन को निकालना चाहें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम देख पाएंगे कि यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, f ऑफ 2n माइनस 1। बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, f ऑफ t की, और t को हमने किस में रिप्रेजेंट कर रखा है, n की टर्म्स में। तो हम देख पा रहे हैं इन्होंने कनेक्शन के अंदर कनेक्शन दे रखा है, मतलब t को रिप्रेजेंट कर रखा है 2n माइनस 1 के अंदर, या अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो t को रिप्रेजेंट कर रखा है n की फॉर्म में और n को रिप्रेजेंट कर रखा है नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो हम समझ पाएंगे कि यहां पर ये जो f ऑफ 2n माइनस 1 है बेसिकली किसकी जगह आया है, t की जगह आया है। तो इस 2n माइनस 1 को हम देख पा रहे हैं कि जब t की वैल्यू 2n माइनस 1 रखी थी तो हमारे पास फंक्शन कितना आया था, -1 की पावर n+1 इंटू 2। तो हम समझ सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि यहां पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो सकती है, 2n प्लस 1 अपॉन 2, और ये माइनस में t भी है इसके साथ, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास n2, क्योंकि f ऑफ 2n माइनस 1 की वैल्यू तो हमें दिखाई दे पा रही है, कितनी है, -1 टू द पावर n+1 इंटू 2 प्लस, अगेन देखते हैं यहां पर ये कितना दे रखा है, t माइनस 2n माइनस 1 होल अपॉन में कितना दे रखा है, 2 इंटू, यहां से देखेंगे ये कितना दे रखा है हमें, 2n प्लस 1। बस यहां पर ये जो इन्होंने काम किया है, ये बेसिकली प्योरली इन्होंने फंक्शन के पार्ट को उठा के इसमें रख दिया है।
बच्चे ने अगर फंक्शन के चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, अपने बिल्कुल दिल में उतार रखा है, तो वो इस टाइप को देखते के साथ ही समझ जाएगा कि आखिर इसमें उसको करना क्या है। हम समझ पा रहे थे कि जब t को 2n-1 रखा तो हमारे पास 2n-1 आ रहा है। अब हमें केवल और केवल एक ही टाइप बता रखी है यहां पर कि f ऑफ 2n-1 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी। हमें f ऑफ 2n+1 की वैल्यू नहीं बता रखी है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप समझ पाएंगे जब आप फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत फीलिंग के साथ समझ में आएंगी। अब क्योंकि हम फंक्शन का चैप्टर अभी नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल लिमिट का चैप्टर कर रहे हैं और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है, तो हम वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन चैप्टर अभी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या बोल रखा है, f ऑफ 2n-1 की वैल्यू हमें कितनी बोल रखी है, 2 इंटू -1 टू दी होल पावर n+1। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ट्वाइस ऑफ ये n+1 फंक्शन के f ऑफ 2n+1 की वैल्यू। तो आप समझ पाएंगे कि ये 2n+1 इस 2n-1 में अगर हमें जनरेट करना हो, लेकर आना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम अपने बेसिक कॉमन सेंस को लगाएं और n को, जो ये वाला n है, इस n को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, n+1 से, तो हम समझ पाएंगे कि हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ 2n+1 के अंदर। बस फंक्शन चैप्टर का ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है अगर बच्चे की समझ में आ जाता है तो वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को काफी हद तक इजी बना पाएगा। तो जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करके इस पर्टिकुलर फंक्शन को कैलकुलेट किया तो आपके पास यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो इस n को n+1 में कन्वर्ट करने पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां पर ये जो -1 की पावर n+1 थी, जब यहां पर n की जगह, इस n की जगह जब हमने रिप्लेस कर दिया n+1 और एक 1 तो पहले से ही अवेलेबल था, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 2 इंटू -1 की पावर n+2। और यही इसका टर्निंग पॉइंट है। इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब आपने यहां पर रखा तो आप देख पाएंगे ये कुछ इस टाइप का सा हमें दिखाई देगा। अब यहां पर हमें इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। जैसे ही हम इसको मैनिपुलेट कर देंगे हमारा काम काफी हद तक इजी हो जाएगा। हमने अभी के लिए केवल और केवल इस पार्ट को देखा। हमने जब इस पार्ट के लिए बात करी तो हम देख पा रहे हैं यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। हमें बेसिकली इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना है। उसके अलावा हम देख रहे हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं, -1 की होल पावर n+1 और यहां पर -1 की पावर n+2 दिखाई दे रहा है, जिसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अभी के लिए कॉमन ले लिया -1 की पावर n+1 और जो बचा उसको लिख लिया, वो कितना हो जाएगा, 2n+1 -t, और ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया था, बचेगा प्लस। और क्योंकि जब यहां पर -1 की होल पावर n+2 में से -1 की होल पावर n+1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर एक्चुअल में कितनी पावर बची, 1, मतलब -1 की पावर 1, जिसका मीनिंग हुआ कि हमारे पास कितना बचा, -1। तो -1 की मल्टीप्लाई जब आपने इसमें कर दी तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, माइनस का t प्लस का 2n एंड माइनस का 1, इतना बच गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 की होल पावर n+1 इंटू, ध्यान से देखेंगे, 2n प्लस 2n, ये कितना हो गया, 4n, 1 एंड -1 तो कैंसिल आउट हो गया, एंड t और t कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 2t, और इसको भी अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर n+1 इंटू, और इस पूरे में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने उसको 2 को बाहर ले लिया और बचेगा कितना हमारे पास, 2n माइनस t। अब एक्चुअल में हम देखें ये वैल्यू हमारी आ रही है इस पर्टिकुलर f ऑफ t फंक्शन के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, जब हमारे पास t इज ग्रेटर देन 2n-1 है बट लेस देन 2n+1 है।
इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को अभी के लिए हम यहीं पर ही लिख देते हैं। हमारे पास यहां पर थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेन है, जिसकी वजह से हम इस पूरी कैलकुलेशन को समझ चुके हैं और इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर पार्ट को यहां पर इसको शो कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इस रिजल्ट को याद रखा और इस रिजल्ट को डायरेक्टली हमने अपने इस फंक्शन ऑफ टी के अंदर लिख दिया। तो हमारा ये फंक्शन कितना हो रहा है, 2 इंटू -1 टू द होल पावर n+1 इंटू 2n माइनस टी, और इसको भी थोड़ा अगर हम ढंग से लिख लें, इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू -1 टू द होल पावर n+1। और यहां पर कंडीशन कितनी आ रही थी, इफ t इज ग्रेटर देन 2n माइनस 1 बट लेस देन 2n+1 और अगेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हमारी जो कंडीशन है ये हमें थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रही है और इसमें फंक्शन ऑफ 2n-1 एंड फंक्शन ऑफ 2n+1 वाली टर्म्स जो हैं गायब हो गई हैं। हम देख रहे हैं काफी अच्छी सी ये टर्म बन के आ रही है। इसके आगे का प्रोसीजर अब हमें थोड़ा समझ के, थोड़ा सा संभल के करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि जब हमने यहां पर t को क्या ले रखा है 2n-1 और n क्या है नेचुरल नंबर, तो हमें यहां पर एक इंटरवल दे रखा है 1 से लेकर 8 तक। तो 1 से लेकर 8 तक के इंटरवल के अंदर हमें एटलीस्ट 8 नंबर्स तक के लिए तो यहां पर चेकिंग करनी ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं फंक्शन हमारा f ऑफ t की फॉर्म में है। तो ये जो इंटरवल दे रखा है ये n के लिए नहीं दे रखा है, ये किसके लिए दे रखा है ये इंटरवल, ये हमें इंटरवल दे रखा है t क्वांटिटी के लिए, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास यहां पर t। तो ध्यान से देखेंगे हमने यहां पर अभी इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, इसके लिए अगर हमने n इक्वल्स टू 1 रखा तो हम समझ पाएंगे कि जब हमने जैसे ही n इक्वल्स टू 1 रखा, हम यहां पर देख रहे हैं कि हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 से जस्ट आगे वाली क्वांटिटी मतलब 1+ को, ये जो हमें इंडिकेट कर रखा है उसको हम ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है कि इनफाइनाइट सिमियल इतनी छोटी सी क्वांटिटी क्या होगी, तो हम बाउंड्री वैल्यू 1 के ऊपर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने n इक्वल्स टू 1 जब यहां पर वैल्यू को पुट करा तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1, तो t इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे t की वैल्यू 1 हो गई यहां से, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, n इक्वल्स टू 1 रख के ये -1 की होल पावर 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसी तरीके से जब हमने n इक्वल्स टू 2 रखा तो हम देखेंगे n इक्वल्स टू 2 रखते के साथ ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, तो हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ रही है, n इक्वल्स टू 2 रखते के साथ ही ये हो जाएगी पावर 3 एंड -1 की होल पावर 3 हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास -2। इसी तरीके से जब हम n इक्वल्स टू 3 की बात करेंगे तो हम समझ पा रहे हैं t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5, और जैसे ही हम n की वैल्यू 3 रखते हैं यहां पर अगेन वैल्यू कैसी आ रही होगी, पॉजिटिव टाइप की, और वो कितनी हो जाएगी हमारे पास +2। और इसी तरीके से जब हम n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो हमारे पास f ऑफ 7 कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहां से, तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -2। हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू सिस्टमैटिकली एक पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में आ रही है, पहले 2 फिर -2 फिर 2 फिर -2। अब हमें इतनी बात समझ में आती है कि n इक्वल्स टू 4 तक आकर हमें रुकना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हम कहीं तक भी ले सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन दे रखी है वो हमें वेरिएबल t के लिए 1 से लेकर 8 तक दे रखी है। तो अगर हम n इक्वल्स टू 5 ले लेंगे तो फंक्शन के अंदर जो हमारा t है वो कहां पहुंच जाएगा, वो बियॉन्ड 8 पहुंच जाएगा, मतलब 9 वैल्यू के लिए वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जिसके लिए हमें नहीं बोल रखा है। तो हमने n इक्वल्स टू 4 तक ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस पहले वाले फंक्शन के लिए। अब इसी तरीके से जब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो हमने उसको यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करी। जब हमने n इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करी तो हम देख पा रहे हैं t जो है ये बेसिकली डैंगलिंग फॉर्म में है
कि वो ग्रेटर देन तो हमारे पास कितना आ रहा है, जब हमने n इक्वल टू 1 रखा तो 1 से तो ग्रेटर आ जाएगा, बट लेस देन ये n की वैल्यू 1 रखने पर कितना आ रहा है 3। तो यहां पर हम देख पाएंगे n इक्वल टू 1 रखते के साथ ही, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, t इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 आ गया। तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू इस कंडीशन में जब t इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 है, ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अपने n की वैल्यू को कितना रखा है 1, तो ये 1 रखते के साथ ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू मतलब बेसिकली t जो है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, इसके लिए वैल्यू आ रही है 2 इंटू, ध्यान से देखेंगे जब यहां पर भी 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी। ये थोड़ा सा हमारे लिए अटपटा सा फील होता है, कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा फील होता है क्योंकि यहां पर n भी है, t भी है, f ऑफ x भी है, gx भी है, fx भी है, और भी बहुत सारी चीजों का इसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, लेकिन हमें अपना फोकस लूज नहीं करना है। तो हम देख पाते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए इस f ऑफ t के सेकेंड पार्ट वाले फंक्शन के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, ट्वाइस टाइम ऑफ 2 माइनस टी। इसी तरीके से जब हम n इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो यहां पर जब हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हम देख पाएंगे ये तो 3 बन रहा है और ये 5 बन रहा है। तो बेसिकली हम कौन से t की बात कर रहे हैं, जब t 3 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से लेस हो। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारे पास क्या हो रहा है कि t 3 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो यहां पर जैसे ही हमने n इक्वल टू 2 रखा तो 2 प्लस 1 3, ये ऑड पावर हो गई तो ये माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास, और अंदर कितना आ रहा है n इक्वल टू 2 रखने पर 4 माइनस टी। अब अगेन जब हमने n इक्वल टू 3 रखा तो हम समझ पाएंगे t इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7 हो जाएगा। और क्योंकि हम सिमेट्री को बार बार ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी होगी वो इस सिमेट्रिक को ध्यान में रखते हुए आगे वाली टर्म को ज्यादा इजीली ज्यादा जल्दी लिख पाएगा। तो वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ t वेयर t इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 7। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ, ध्यान से देखेंगे यहां पर भी जब हमने n इक्वल टू 3 रखा तो 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, ये पॉजिटिव पावर हो गए और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस टी। इसी तरीके से जब आप n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि n इक्वल टू 4 रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी यहां पर वो कितनी हो जाएगी, t इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 9। और क्योंकि हमें 9 तक तो जाना ही नहीं है तो हम समझ पाएंगे कि इस पर्टिकुलर रिजल्ट से हम t इक्वल टू 8 तक की वैल्यू का जो कर्व होगा वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर कर्व की बात क्यों आ रही है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है जब हमने n की वैल्यू 4 रखी और t हमारा जो वेरी कर रहा है 7 से 9 के बीच में, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा -2 इंटू, ध्यान से देखेंगे जब ये 4 हो जाएगा, देखिए जब ये 4 हुआ तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जब ये 4 हुआ तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस टी। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज भी आ गई, ये सारी की सारी वैल्यूज भी आ गई, और क्योंकि ये आप सिमेट्री जब समझ जाते हैं तो ज़्यादा इजीली आप ज़्यादा फास्टली ये आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ये कैलकुलेट होने के बाद हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, इस प्रॉब्लम पर दोबारा जाते हैं। हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब इन्होंने जो अल्फा बोल रखा है वो क्या बोल रखा है कि अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल्स टू 0। अब दिक्कत की बात यह है कि यहां पर इन्होंने gx को सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दे रखा है, इन्होंने इस gx को f ऑफ t के इंटीग्रेशन की फॉर्म में दे रखा है। अगर हमें थोड़ा सा भी अगर इस चीज का पता हो कि इंटीग्रेशन में जब हम डेफिनेट लिमिट्स दे देते हैं, मतलब डेफिनेट टाइप का इंटीग्रेशन होता है, और किसी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है हमारे एरिया अंडर कर्व की। और क्योंकि यहां पर ये जो x ले रखा है इसको इन्होंने बोल रखा है इट इज बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी, और क्योंकि यहां पर हमें जो t लेना है बेसिकली हमें gx इक्वल टू 0 बोल रखा है,
और क्योंकि हमें जो इस पर्टिकुलर फंक्शन और इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो यहां पर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो अल्फा की वैल्यू तब कैलकुलेट होगी जब हम इस gx को इस f ऑफ t के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करके लेके आए इस तरीके से कि हम इसको 1 to x तक इंटीग्रेट कर दें। अब क्योंकि जो f ऑफ t है, हम देख रहे हैं t की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कहां से कहां तक ले सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक, और x की हमें वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हम इसके अंदर कॉमन वैल्यू 1 से लेकर 8 तक की वैल्यू के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन अगर हमें नहीं भी आता है तो हम एरिया अंडर कर्व का यूज करके इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 4 बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करते हैं और यहां पर एक छोटा सा कर्व बनाकर देखते हैं कि आखिर ये हमारा कर्व किस तरीके का बन रहा होगा। हमने एक बेसिक सी रफ सी फिगर ड्रॉ करी एक्स वाई एक्सिस की, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक की वैल्यूज को लिख लिया। अब हमें इतना समझ में आता है कि यहां पर जब हमने f ऑफ 1 की वैल्यू की बात करी तो 1 पर वैल्यू हमारे पास फंक्शन की कितनी आ रही थी, 2। तो जब हमने 1 की बात करी तो लेट से 2 यहां कहीं पर है, तो यहां पर ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से जब हमने n = 2 पर f ऑफ 3 की बात करी तो हमारे पास 3 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 आ रही थी। इसी तरीके से हमारे पास f ऑफ 5 की वैल्यू मतलब 5 पर वैल्यू हमारे पास अगेन 2 आ रही थी, एंड 7 पर हमारे पास वैल्यू अगेन कितनी आ रही थी, -2। ये चीज जैसे ही हमने अपने मन में समझी, हम समझ पाएंगे कि इन 1 3 5 और 7 के अलावा जो हमारे पास वैल्यू बची है, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच वाली वैल्यू, वो भी हमें यहां पर सेकेंड फंक्शन से कैलकुलेट होके मिल चुकी है। वो कितनी दे रखी है, 1 से लेकर 3 के बीच वाली जो वैल्यू है वो गिवन करी गई है कौन से फंक्शन के थ्रू, 2 × 2 - t के हिसाब से। अब आपको इतनी बात समझ में आती होगी क्योंकि ये हमने जो ग्राफ ये जो ड्रॉ किया है, बेसिकली ये हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किया है। क्यों? क्योंकि gx की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t फंक्शन के लिए बता रखी है, तो हम बेसिकली इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि इंटीग्रेशन काफी लेंदी हो सकता है और उसकी बजाय अगर हम एरिया अंडर कर्व को अगर कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करके अगर हम यहां पर चेक करते हैं तो वो हमारे लिए कन्वीनियंटली ज्यादा इजी, ज्यादा फास्ट तरीका होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन से भी हमारा सेम आंसर आने वाला है, लेकिन वो और लेंदी हो जाएगा। हमें लेंदीनेस से बचना है, कन्वेंशनल मेथड से चलना है और ट्राई करना है कि क्वेश्चन ज्यादा जल्दी हो। तो हम देखते हैं कि यहां पर ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर कर्व को। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि 1 से 3 के बीच वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रखी है, 2 × 2 - t से। अगर हम इसके कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम समझ पाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, अगर हम t की वैल्यू 1 रखते हैं तो वैल्यू आ रही है 2, और हमारे पास जब t की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है -2, और जब हम t की वैल्यू 2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 0। तो हम समझ पाएंगे कि जो कर्व बन रहा होगा वो कुछ इस टाइप का सा बन रहा होगा। इसी तरीके से जब आप इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे 3 से 5 के बीच में, तो आप समझ पाएंगे कि जब आप वैल्यू रखेंगे 3 तो -2 वैल्यू आ रही है, जब 5 वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, और इसी तरीके से जब आप 4 वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जब आप चल रहे होंगे यहां पर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या, कि ये जो हमारे पास पैटर्न है इसको अगर हम फॉलो करते हैं, ये एक बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारे पास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि हमें केवल और केवल 8 तक ही जाना है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो कुछ इस टाइप का सा आ जाता है। अब हम दोबारा से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के उस पार्ट पर जाते हैं जहां पर हमें अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है। अल्फा क्या बोल रखा है, अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन gx = 0।
हम समझ पा रहे हैं कि जब हमने gx के लिए ये हमारा एरिया अंडर कर्व वाला फॉर्म यहां पर रिप्रेजेंट किया, तो gx इक्वल टू 0 बेसिकली ये क्या बोलना चाहते हैं कि जहां पर एरियाज हमारे क्या हो रहे हो, 0 हो रहे हो। हम समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि फिगर एग्जैक्टली हमारे लिए सिमेट्रिकल दे रखी है, तो अगर इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो 1 पर जाकर मिलेगा। और ये बात कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया हमारे पास 1 से लेकर 2 तक का इस 2 से लेकर 3 तक के एरिया के बराबर ही आएगा, लेकिन ऑपोजिट इन साइन। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये पहला जो 0 मिल रहा होगा gx इक्वल टू 0 का, वो किस पॉइंट पर मिल रहा होगा, t इक्वल टू 3 पर। तो हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू कब मिलती है, जब t इक्वल टू 3 हो रहा है। अगेन जब हम देखते हैं कि हमें gx इक्वल टू 0 और निकालना है, तो यहां से तो यहां ये बैलेंस आउट हो चुका है, 0 हो चुका है। उसी तरीके से जब इस नेगेटिव वाले एरिया को जब हम काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक एरिया ये भी आ रहा है, तो ये भी हमारा बैलेंस आउट हो रहा है। कहां पर, 5 के पास। तो हमारे पास एक gx इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर पॉइंट t इक्वल टू 5 पर भी आ रहा है। और जब हम यहां पर इन अल्फा की 2 वैल्यूज के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहां पर ये अगेन हमारे पास ये पॉजिटिव एरिया आ रहा है 5 to 6 तक का, और इसके आगे ये 6 to 7 तक का हमारा एक और एरिया है जो कि ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये और ये एरिया भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा एडिशन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर। तो हमारे पास यहां पर भी इस पॉइंट t इक्वल टू 7 पर भी gx इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही होगी। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें gx इक्वल टू 0 निकालने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। हमें gx इक्वल टू 0 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा एक ऐसे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब gx इक्वल टू 0 हो। और gx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक f ऑफ t टाइप के कर्व की वजह से बन रहा है। कहां से कहां तक कर रहा है, 1 से लेकर x तक, और x को कहां से कहां तक डिनोट कर रखा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन क्योंकि जो t है हमारे पास वो बेचारा बाउंडेड है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 8 तक, जहां 8 हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट में है और 1 हमारे पास ओपन ब्रैकेट में। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, इससे आगे जाने को कोई हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा। वो क्यों, क्योंकि अगर हम इस एरिया को ले भी लेते हैं तो ये नेगेटिव एरिया को बैलेंस आउट करने के लिए आगे की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हमारे पास यहां से gx इक्वल टू 0 अल्फा की टोटल कितनी वैल्यूज के लिए आ रहा है, 3। तो यहां से हम समझ पाते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3 हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से जब हम इस प्रॉब्लम के और आगे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं तो हमसे क्या बोल रखा है, बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ x अपॉन x माइनस 1। अब हमें इसको कैलकुलेट करके बताना है क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसी तरीके से जब आपने बीटा को कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिखा, तो ये हो रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और हम ध्यान से देखते हैं जब हमने gx के अंदर इस 1 प्लस को रख दिया, ध्यान से देखेंगे अगर हमने इस 1 प्लस को इसमें रखा तो देखो डिनोमिनेटर तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 माइनस 1, 1 प्लस का मतलब होता है 1 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। अगर आपने लिमिट को इस तरीके से पढ़ रखा है कि वो बिल्कुल आपके माइंड में उतरी हुई है, तो आप इस 1 प्लस साइन से, इस 1 प्लस डिनोशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 प्लस का मतलब है कि 1 से इनफाइनाइट सिमिल, मतलब इनफाइनाइटली छोटी वैल्यू बड़ी है। तो इस 1 वाली वैल्यू को जब आप डिनोमिनेटर में रख रहे होंगे तो ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 वैल्यू आ रही होगी।
और जब gx के अंदर जब आप इस x की वैल्यू 1 प्लस को जब रख रहे होंगे तो ध्यान से देखेंगे जब ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स होती हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर तो ये एक क्लोज लूप बन जाता है और यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर टाइप में हमारे पास जो वैल्यू आती है इंटीग्रेशन की वो कितनी होती है 0। तो gx की वैल्यू भी 0 आ रही है, इस लिमिट को रखने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ रही है, तो ये 0/0 का टाइप बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हमारे पास कोई भी लिमिट को पुट करने पर 0/0 का फॉर्म बन रहा होता है लिमिट में, तो हम वहां पर मोस्ट फेमस रूल एल हॉस्पिटल रूल का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम एल हॉस्पिटल रूल को यहां पर लगाएंगे तो हम जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, लेकिन एक एक बार या दो दो बार या तीन तीन बार करते हैं वो केवल और केवल इस कंडीशन पर कि कितनी बार हमारे पास 0/0 की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बन रही है। तो हम देखते हैं यहां पर gx/x-1 वाली फॉर्म 0/0 फॉर्म दे रही है, तो हम एक बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और एक ही बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अभी भी 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट करा ये कितना हो जाएगा हमारे पास g-x और अपॉन में हमारे पास हम देख रहे हैं 1 तो कांस्टेंट और x को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और क्योंकि अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है तो अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे। अब इसमें मेन मुद्दा ये है कि ये g-x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी करना बहुत ही ईजी है। अगर हम इस gx को लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to x f ऑफ t dt, तो हमें याद आएगा, वैसे तो अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है लेकिन ये आगे का कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास वेरिएबल में वेरिएबल लगाकर दिया जाता है और तब ऐसी कंडीशन के अंदर हम इस इंटीग्रेशन वाली फॉर्म को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले अपर लिमिट को हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x और फिर हम इस पर्टिकुलर लिमिट को भी डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, फिर हम इस लोअर लिमिट को भी इसके अंदर पुट करते हैं, हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 1 और फिर इस 1 को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं जो कि कितना हो जाएगा 0। तो हम समझ पाएंगे ये टर्म तो हमारे पास 0 हो जाएगी। अल्टीमेटली बचना कितना है हमारे पास है केवल f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू को बस हमें यहां पर पुट करना है। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पर हमें इस f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है और यहां पर जैसे ही हम लिमिट को इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ 1 या 1 प्लस भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर हम n = 1 जरूर रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंडीशन क्या बोल रही है 1 से लेकर 8 तक इस तरीके से कि 1 से जस्ट आगे वाली क्वांटिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 पॉजिटिव से, तो हमारे लिए यहां पर f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ गई है, बीटा की भी वैल्यू आ गई है, हमें बस सिंपल से क्या कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2 + 3 = 5 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।